कार्बन डाइऑक्साइड। पिछले क्लास का प्रोग्रेस बताइए, कहां तक हम लोग पढ़े थे? एक्सपेरिमेंट्स हो गया था और कुछ प्रूफ हुआ था। ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सनलाइट, ये सब यूज होता है, ये सब हो गया। उसके बाद फिर किसका एक्सपेरिमेंट था? जोसेफ प्रिस्टले और 1774 में उनका रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन आया था। और वो भी एक ये भी था कि उन्होंने 1774 में ऑक्सीजन डिस्कवर किया था। डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीजन इज क्रेडिटेड टू हिम, प्रिस्टले। 1770 में उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और 74 में उन्होंने डिस्कवर किया था ऑक्सीजन। ये उनको क्रेडिट जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग किसका कंट्रीब्यूशन देखे? जैन इंगनहाउस। और इंगनहाउस ने क्या किया था? प्रिस्टले के ही एक्सपेरिमेंट को एक कदम और आगे बढ़ाया और उन्होंने ये प्रूफ किया कि देखिए ये सारा सिस्टम तो चलेगा, पर ये सिस्टम उस समय नहीं चलेगा जब डार्कनेस होगा। जब लाइट होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिस विल एक्ट, अदरवाइज दिस विल नॉट। तो जब डार्कनेस हो जाता है तो ऐसा कुछ होता होगा जिस वजह से वो जो ब्रोकन अवे पार्ट था एयर का, वो ब्रोकन अवे पार्ट, वो डिग्रेडेड पार्ट वापस नहीं आ पाता है डार्कनेस में, पर लाइट के प्रेजेंस में वो ब्रोकन पार्ट, वो डिग्रेडेड पार्ट वापस आ जाता है। यहां तक हम लोग प्रोग्रेस कर चुके थे। इसके बाद देखिए जूलियस वॉन सैक्स 1854। 1857 का इंपॉर्टेंस याद है? 1857 नहीं याद है? इंडियन हिस्ट्री जरा भी नहीं जानते? पहला फ्रीडम मूवमेंट हुआ था मंगल पांडे, जो पहली बार पूरा इंडिया ब्रिटिश के अगेंस्ट में यूनिफाइड हुआ था, पर वो किसी कारण से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। हाँ, तो हम लोग उस समय वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू कर रहे थे और देखिए साइंस कहां पहुंचा हुआ था। जूलियस वॉन सैक्स ने यह बताया, ये प्रूफ किया एक्चुअली, कि वो जो लाइट के प्रेजेंस में डिग्रेडेड पार्ट गायब हो रहा था, उसे वापस लाया जा रहा था, उस दौरान प्लांट के अंदर एक मटेरियल बनता है एंड दैट इज ग्लूकोज। सो ही सेड and proved that glucose is formed during the light exposure to the plants, during the light exposure to the plants, and already proved that during this period lost part of air is replenished. उन्होंने दिखाया कि देखिए जिस पीरियड में लाइट के प्रेजेंस में, है ना, वो एयर का लॉस्ट पार्ट वापस आता है, उसी दौरान ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन होता है। किसमें? प्लांट्स में, इन प्लांट्स। और इवेंचुअली क्या होता है, ग्लूकोज स्टोर होने के लिए फिर स्टार्च में कन्वर्ट होके प्लांट्स के सेल्स में स्टोर रहता है। इवेंचुअली ईट यानी ग्लूकोज is stored
एज स्टार्च। और यही हमारा बेसिस बना। याद कीजिए, जो तीन एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म किए थे शो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, सनलाइट जरूरी है, क्लोरोफिल जरूरी है, तो क्या हम लोग लेके चल रहे थे? ग्लूकोज को थोड़ा डिटेक्ट कर रहे थे, हम लोग स्टार्च को डिटेक्ट कर रहे थे। और ये प्रूफ किया गया था कि देखिए ग्लूकोज ही स्टार्च के फॉर्म में जमा होता है। इसलिए अगर फोटोसिंथेसिस होगा, ये एंटायर प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस ही तो है, क्योंकि लाइट के प्रेजेंस में लाइट का यूज करके ग्लूकोज सिंथेसिस किया जा रहा है। सो फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस अगर हुआ तो ग्लूकोज बनेगा ही, और ग्लूकोज स्टोर होगा ही तो स्टार्च मिलेगा। और अगर ये नहीं बना, इसका मतलब ग्लूकोज नहीं बना, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस से नहीं हुआ। गॉट इट? तो ये हमारा बेसिस था। अब देखिए इसके बाद कि इनका कंट्रीब्यूशन आया। अच्छा, इसका सीरियल नंबर क्या था? कल कितना सीरियल तक हुआ था? 3, 2, ये 3 होगा। अब आइए सीरियल नंबर 4, और ये था T.W. एंगलमैन। इनके कंट्रीब्यूशन की बारी। पहले बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनिए। इन्होंने क्या किया, ये जानना चाहते थे, क्योंकि तब तक फिजिक्स बहुत तरक्की कर चुका था, बहुत सारी चीजें हम लोगों को पता थी, लाइट के बारे में बहुत सारा चीज पता चल रहा था। तो उनके दिमाग में आया क्यों ना ये चेक करें कि एंटायर लाइट, पूरा जो सनलाइट है, व्हाइट लाइट दिखता है ना, तो ये पूरा विजिबल रीजन ऑफ लाइट जो है, क्या वो कंट्रीब्यूट कर रहा है फोटो इस प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को, कि उसका कोई सिलेक्टेड पार्ट है, सिलेक्टेड वेवलेंथ है, वो फोटोसिंथेसिस पे कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये वो जानना चाहते थे। तो इसको पता करने के लिए क्या किया जा सकता है? लाइट के वेवलेंथ्स को एक दूसरे से अलग कर दीजिए, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड क्रिएशन ऑफ स्पेक्ट्रम। द स्पेक्ट्रम इज व्हाट? ब्रेकिंग डाउन द व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, राइट? सो पहला काम उन्होंने किया, ही devised the experiment to fall spectrum on the photosynthetic organism to find out which light lambda यानी wavelength is capable of evolving ऑक्सीजन। देखिए इन्होंने दूसरे तरीके से इसका यूज किया। पहले क्या था, या हम लोग जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस लेकर चल रहे थे, वो मेनली दिखा रहे थे कि भाई देखिए इस पॉइंट पे है ना, अगर फोटोसिंथेसिस हुआ तो स्टार्च बनेगा। इसका दूसरा पहलू भी हो सकता है, अगर इस पॉइंट पे ऑक्सीजन निकला तो फोटोसिंथेसिस हुआ। ऐसे भी तो प्रूव कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को। इन्होंने दूसरा तरीका चुना। क्यों? क्योंकि वो जानना चाहते थे किस वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट से, है ना, व्हाइट लाइट तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेवलेंथ्स हैं, उस पर्टिकुलर वेवलेंथ को आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे जिससे क्या हो कि फोटोसिंथेसिस हो या हो रहा हो। क्योंकि उन्हें लगा कि ये सातों में से सातों वेवलेंथ, है ना, 7 ग्रुप है, ये बैंड ऑफ वेवलेंथ्स है, ये वेवलेंथ्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते होंगे, कुछ ना कुछ इसमें होगा जो पर्टिकुलर पे ज्यादा होता होगा। इसीलिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिसमें वो चाहते थे कि स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट पड़े, और जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है वो जहां से ऑक्सीजन निकालेगा जिस वेवलेंथ से, वही हो जाएगा फोटोसिंथेसिस का वेवलेंथ। कितना सटीक था उनका सोच। अब इसके लिए उन्होंने यूज किया एक ग्रीन एल्गी को। एल्गी तो प्लूरल हो जाता है, एल्गा हो गया सिंगुलर, तो उन्होंने क्लैडोफोरा को यूज किया। ठीक है,
और क्लैडोफोरा को यूज करके उसके ऊपर बारी बारी से ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट फॉल करा है, यानी एक ग्रुप पे वायलेट, एक ग्रुप पे इंडिको, फिर ब्लू, इस तरीके से करते करते वीप जियोर जो 7 कलर्स हैं, 7 कलर तक वो गए और उन्होंने पाया क्या, इट इज द ब्लू एंड रेड बैंड ऑफ वेवलेंथ्स दैट गेव ऑक्सीजन. He let fall the 7 colors of light on cladophora alga to find out only that blue and red colored lights are able to give out ऑक्सीजन. उन्हें यह मिला कि क्लैडोफोरा जो फोटोसिंथेटिक है, ग्रीन एल्गी है तो फोटोसिंथेसिस तो करेगा ही, तो ये एल्गा रेड और ब्लू लाइट पे ही ऑक्सीजन इवॉल्व कर रहा है. इसका मतलब क्या हुआ कि दीज आर द टू बैंड ऑफ वेवलेंथ्स इन विच फोटोसिंथेसिस इज गोइंग ऑन. सो these are the two bands of wavelength enabling photosynthesis. ये हो गया प्रिज्म, ये हो गया सन, यहां सनलाइट फॉल किया, ये आया स्पेक्ट्रम. कौन होगा ऊपर, वायलेट होगा ऊपर कि रेड होगा ऊपर? बता सकते हैं रीजन? हाँ, रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, उससे क्या फर्क पड़ा? डिवीजन उस पर कम होगा, इसका वेवलेंथ ज्यादा छोटा है यानी एनर्जी ज्यादा है, इसलिए स्कैटर्ड या डेविएट ज्यादा होता है. तो बी, यहां आई, बी, जी, वाई, ओ एंड आर. तो ब्लू लाइट यहां पर रहा है, रेड लाइट यहां पर रहा है, यहीं से बबलिंग होता हुआ दिखाई दिया, यहीं से बबलिंग होता हुआ दिखाई दिया. और ये जो दिखाया जा रहा है ये साहब कौन है? ये है कॉलोनी ऑफ द क्लैडोफोरा एल्गा. ठीक है, और ये बबल्स हैं ऑक्सीजन बबल्स. यहां उतना दिखाने का जरूरत नहीं है कि हाँ भाई ये सब जो है वाटर में है, हम लोग जानते हैं एल्गी बिना वाटर के कैसे जिंदा रहेगा. सो इट इज प्रेजेंट इन वाटर एंड दिस इज हाउ ही वाज एबल टू फाइंड आउट व्हिच आर द बैंड ऑफ वेवलेंथ्स रिस्पांसिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस. ठीक है, और टेक्निकली देखिए, ऐसे आगे आपको देखना है कि कैसे हम लोग सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट से, है ना, आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा वेवलेंथ
मतलब वेवलेंथ आइसोलेट करने का, वेवलेंथ को अलग करने का, सिलेक्ट करने का हमारे पास अब मशीन है, इंस्ट्रूमेंट है। पर उस समय ये सिंपलेस्ट मेथड था ये पता करने के लिए कि कौन फोटोसिंथेसिस एक्वायर मतलब क्या कहते हैं एक्टिवेट कर पा रहा है, राइट। और इस फेनोमेना को हम लोग इनडायरेक्ट वे में कहते हैं, ये था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम शो करने का तरीका, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के, बिना किसी मशीन के। सो दिस was the simplest possible method to show absorption spectrum या स्पेक्ट्रा। आप जानते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा किसको कहते हैं? केमिस्ट्री पढ़े हैं ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हो चुका कब का, उसमें एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम था, क्या कहता है बताइए तो। लीजिए, हम किसी सीरीज की बात नहीं करेंगे, हम बस ये जानना चाहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एमिशन स्पेक्ट्रा जानते कि नहीं। चलिए यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद केमिस्ट्री की बात केमिस्ट्री में। तो ये क्लासिक एक्सपेरिमेंट था जो ये प्रूव करता है कि देखिए हम लोग कैसे पता कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा वेवलेंथ ऑफ लाइट मोस्ट एप्रोप्रिएट है। तो पाया गया क्या, ब्लू और रेड लाइट है जिसमें फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होता है। इसीलिए उन एरियाज में से जहां पे ये दोनों लाइट पड़ रहे थे, ये क्लैडोफोरा ये एल्गा का जो कॉलोनी है वो ऑक्सीजन एमिट कर रहा था, ठीक है। अब इंगलमैन के बाद बारी आती है कंट्रीब्यूशन की वैन नील का। इन्होंने, ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस, इन्हीं के साथ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, फंजाई इनके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इन्होंने यूज किया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया अपने एक्सपेरिमेंट पे, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया यूज किया। और इस फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को जिनको चुना वो थे पर्पल एंड ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया is selected। और वो देख रहे थे क्या, ये यूज करता है यूज्ड H2S हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड और H2SO4 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कहने का मतलब है ए सोर्स ऑफ सल्फर इन प्लेस ऑफ वाटर। प्लांट्स यूज क्या करते हैं, वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए, ये सल्फर के कंपाउंड यूज कर रहे थे, ठीक है। और इन्होंने पाया क्या
he found that for photosynthesis, कितने अच्छे से उन्होंने इस पूरे फेनोमेना को एक्सप्लेन किया। एन ऑक्सीडाइ चाहिए ए सोर्स ऑफ, एक्चुअली ए सोर्स ऑफ हाइड्रोजन सप्लायर, एक हाइड्रोजन सप्लायर चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज ए रिड्यूसिबल कंपाउंड। फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, एक सोर्स चाहिए हाइड्रोजन सप्लायर का और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जिसपे इस हाइड्रोजन को लोड किया जा सके, यानी उसे रिड्यूस किया जा सके। और क्या आता है, ए कंपाउंड फॉर्म्स ड्यू टू रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज CH2O होल N। देखिए तो इस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। CH2O में एक ऑक्सीजन गायब हो गया। एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। हाइड्रोजन जुड़ गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो दोनों तरीके से दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड और ये जो कंपाउंड बनता है, इस कंपाउंड को प्राउडली क्या कहा जाता है जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला भी है जो बायोमॉलिक्यूल्स में आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री वाले में। ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। दरअसल कार्बोहाइड्रेट एक कार्बोनिल ग्रुप कंपाउंड है जिसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है और अल्कोहल्स भी रहते हैं, OH ग्रुप्स भी रहते हैं। पॉलीहाइड्रिक उसका डेफिनेशन आप जब पढ़ेंगे तो डेफिनेशन में लिखता है इट इज एल्डिहाइड और कीटोन कंटेनिंग ग्रुप कंपाउंड हैविंग पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक से अधिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे। और ये पॉलीहाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसे होते हैं, ये एक ही कार्बन पे प्रेजेंट मोर देन वन OH नहीं होते, बल्कि एक कार्बन पे एटलीस्ट एक OH ग्रुप रहेगा, मैक्सिमम एक OH ग्रुप रहेगा। यानी अगर हम पाते हैं कि किसी शुगर में, कार्बोहाइड्रेट तो शुगर है, किसी इसके सिंगल यूनिट में 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हैं, ये तीनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अलग अलग कार्बन पे होंगे। ये नहीं कि एक पर 2 आ गया, एक पर 1 आ गया, ऐसे नहीं होगा। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, ईच ऑफ द कार्बन विल कंटेन और कैरी 1 OH ग्रुप। वो उस तरीके से पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बनता है। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हैविंग एल्डिहाइड और कीटोन एज इट्स फंक्शनल ग्रुप, वो कहलाता है कार्बोहाइड्रेट या वो कहलाता है शुगर। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए जो इक्वेशन दिया वो देखिए, और लैंडमार्क इक्वेशन है। He gave the equation as empirical one for
photosynthesis as H2A, जहां H2A है हाइड्रोजन डोनर, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या हो गया, रिड्यूसिबल कंपाउंड। इस पर फॉल करेगा H न्यू। H न्यू क्या हो गया, लाइट एनर्जी। और हाइड्रोजन अलग होगा, CH2O होल N बनेगा और H2O बनेगा। ये उन्होंने प्रपोज किया। यहां तक नोट कीजिए। इसको जरा हम लोग बैलेंस कर लें। इसको अभी n हटाते हैं। यहाँ देखिए 2 आ रहा है, तो अगर 2 लें तो 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर गया, A 2 ठो हो गया, A 2 ठो हो गया, ऑक्सीजन है 2 ठो, ऑक्सीजन 1 और 1 2, सब बैलेंस हो गया। इस तरीके से फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बनेगा। चलिए आगे बढ़े। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं क्योंकि आप आज 50 साल होने जा रहा है, मेडिकल और इंजीनियरिंग का एंट्रांस टेस्ट होता है, जानते हैं। एक किसी भी साल का आप टॉपर उठाकर देख लीजिए, सबका प्रोफाइल कहीं ना कहीं मिल ही जाता है। टॉपर को देखिए, वो हर बार हर साल का टॉपर देखिएगा रनिंग बैच का, करंट बैच का होता है, कोई भी बैकलॉग वाला नहीं रहता है। हर साल टॉपर काहे ऐसा है कि हर साल टॉपर जो है आपके करंट बैच का होता है, उसके पीछे एकमात्र रीजन है कि वो पूरा 2 साल वही चीज पढ़ा जो आपको बोर्ड में और कंपटीशन में पूछता है। तो जिस चीज को आप 2 साल पढ़े और उसके बाद आप नहीं टॉप कीजिएगा तो कब कीजिएगा। इसलिए हर साल का टॉपर करंट बैच का होता है। इसलिए समय एकदम नहीं बर्बाद करता है, बहुत कीमती है ये टाइम। चलिए यहां तक आ गए। तो ये तो एक एम्पेरिकल फॉर्मूला मिला। अब देखिए इसको अगर हम लोग प्लांट के फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन पे अप्लाई करें तो शक्ल कैसा आएगा। अप्लाइंग दिस empirical relation on the plant's photosynthesis, we get H2O बराबर H2A है ना, और H2A का स्टेटस क्या है, हाइड्रोजन डोनर। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 2H2O प्लस CO2, यहां H न्यू और प्रोड्यूस होके मिलेगा 2O प्लस CH2O प्लस H2O। ठीक है। अब यहां से ये जो CH2O है, इन प्लांट्स इट इज
ग्लूकोज। और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, C6H12O6। इसको देखिए तो हम अगर कॉमन निकालते हैं हर एक में से 6, तो क्या बचता है? CH2O होल N के बराबर क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, यानी हमको यहां 6 से अगर मल्टीप्लाई करने का मौका मिले तब जाके हम यहां दिखा सकते हैं ग्लूकोज। तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइंग both LHS and RHS with 6 we get, हमें क्या मिलेगा? देखिए यहां 2 इंटू 6 हो जाएगा H2O प्लस 6CO2 H न्यू, यहां क्या हो जाएगा? 2 इंटू 6 O प्लस क्या हो जाएगा? CH2O होल 6 प्लस 6H2O, ये होगा। अब इसको अगर रिजॉल्व करते हैं क्या आएगा? 6 दूनी 12 H2O आएगा प्लस यहां 6 CO2 आएगा, यहां पे H न्यू रखेंगे और ये क्या लिखेंगे? 12 एटॉमिक ऑक्सीजन, जिसको हम लोग 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लिख सकते हैं। उसके बाद यहां C6H12O6 लिख दें और यहां 6H2O लिख सकते हैं। और याद कीजिए तो 10th में यही पर है ना, एक्चुअल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे आया? दिस इज हाउ इट हैज कम अप। अब देखिए इसको अगर शॉर्ट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए 12H2O इधर है, 6H2O इधर है, तो H2O प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों साइड में अगर है, उसको अगर इससे घटा दें तो वो 6H2O मेकअप हो जाएगा। यानी दोनों तरफ -6H2O कर दें तो वो खत्म, और ये क्या बचेगा? 6H2O। अब देखिए तो ओवरऑल रिएक्शन मिल गया 6H2O प्लस 6CO2 गिविंग अस 6O2 प्लस C6H12O6। नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़े। ये हो गया ओवरऑल रिएक्शन, प्लांट में कैसे फोटोसिंथेसिस हो पाता है। और ये एक तरीके से एक हिस्टोरिकल अप्रोच था जो स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा है कि फोटोसिंथेसिस के बारे में जानकारी हम लोग को कैसे मिली। अब अगला चीज कि ये कितना सीरियल नंबर हो जाएगा? TW इंगलमैन को तीसरा नंबर दिए थे, उसके बाद ये 6 हो गया, अब 7 आएगा। अच्छा, अब नंबर 6 में हम लोग देखेंगे द लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हम लोग प्लांट एनाटॉमी पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को पता है ये लोकेशन क्या होता है? लीफ, ऑर्गन फॉर फोटोसिंथेसिस। इस लीफ में कौन? सेल्स ऑफ लीफ। कौन सा सेल? मेसोफिल ग्राउंड टिश्यू, है ना? उसमें जो ग्राउंड टिश्यू रहता है मेसोफिल है, तो वही होता है फोटोसिंथेसिस। और मेसोफिल में, इस टिश्यू में जो सेल्स होंगे वो क्या कहलाएंगे? मेसोफिल सेल्स। और ये सेल्स कैसे सेल्स हैं बता पाएंगे? पैरेनकाइमेटस। ये पैरेनकाइमा सेल्स हैं। और पैरेनकाइमा सेल्स में कहां पर होता है? इन द क्लोरोप्लास्ट। तो अगला कदम क्या होना चाहिए? क्लोरोप्लास्ट को देखना, अल्ट्रास्ट्रक्चर। तो देखिए हम लोग सिंप्लीफाइड डायग्राम ड्रॉ करते हैं क्लोरोप्लास्ट। कितना रैपिड बन सकता है देखिए।
दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। अब ये देखिए, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये हो गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस है, ये इनर मेम्ब्रेन है ना, ये वाला इनर मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस, ये कहलाता है मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में एक फ्लूइड भरा हुआ है, फ्लूइड ऑफ मैट्रिक्स, इसे कहते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए, इस स्ट्रोमा में डूबा हुआ रहता है कुछ पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स, ये देख रहे हैं ना, दिस इज वन, 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 दिस इज वन। ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स किस पे डूबे हुए हैं? स्ट्रोमा में। इन पिलर लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है ग्रैनम। ग्रैनम हो गया सिंगुलर, प्लूरल क्या हो जाएगा? ग्राना, ठीक है। और ग्राना का जो यूनिट है ये कहलाता है थाइलाकॉइड, ठीक है। ये हो गया यूनिट ऑफ ग्रैनम, थाइलाकॉइड यूनिट ऑफ ग्रैनम। और ये रहा थाइलाकॉइड का मेम्ब्रेन, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, जिससे ये पता चलता है ये सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जो एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा स्टैक्ड है। स्टैक करना मतलब थाक लगा हुआ है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इस तरीके से, ठीक है। और ये देखिए, तो एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब से जुड़ा हुआ है, और इस नेटवर्क ऑफ ट्यूब को कहते हैं स्ट्रोमा लैमिला। और अगर इसी का ये हो गया सिंगुलर, ये इन सबको अगर हम कंसिडर करें, ये जो बन जाएंगे स्ट्रोमा लैमिली। लैमिला हो गया सिंगुलर, लैमिली प्लूरल, ठीक है। क्यों इसको नाम दिया गया स्ट्रोमा लैमिला? वो देखिए, लैमिला मतलब होता है सरफेस, सतह। ये सतह किसमें डूबा हुआ है? स्ट्रोमा में। दैट इज व्हाई इट इज स्ट्रोमा लैमिला। तो नाम इसी तरीके से दिया गया है, पर इसका काम आप समझ रहे हैं, ये थाइलाकॉइड्स को जो स्टैक्ड हैं ग्रैनम में एक दूसरे से एक्चुअली में जोड़ रहे हैं इनडायरेक्ट वे में, और डायरेक्टली किसको जोड़ रहा है? ग्राना को, है ना। सभी ग्राना एक दूसरे से स्ट्रोमा लैमिली के वजह से इंटरकनेक्टेड है। ये फिगर हो गया अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर करने का पीछे क्या रीजन है? ये डायग्राम इस तरीके से जो हमें दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी व्यू थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जब करेंगे तभी ये हम लोग को इस तरीके से दिखेगा, अदरवाइज ऐसा नहीं दिखेगा। यहां तक ड्रॉ कीजिए। अब देखिए, हम लोग कहां तक पहुंचे? हम लोग पहुंचे हैं भाई लीफ, लीफ में सेल ऑफ लीफ, उसमें मेसोफिल, मेसोफिल में पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा सेल में भाई क्लोरोप्लास्ट। अब एक कदम और आगे बढ़ने की बारी क्लोरोप्लास्ट में। तो यहां पर हम लोग एक पॉज लेते हैं, इसको कर देते हैं ए, इसको करते हैं 6 का बी, और 6 के सी में देखिए द फोटो सिंथेसिस
इज ए टू फेज, हम स्टेप नहीं लिख रहे हैं, फेज लिख रहे हैं, टू फेज प्रोसेस। पहला फेज है लाइट रिएक्शन और दूसरा फेज है डार्क रिएक्शन। तो प्लांट का फोटोसिंथेसिस, हम लोग को प्लांट पे कॉन्सेंट्रेट करना है, बैक्टीरिया वाला नहीं। तो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस होता है ये दो स्टेप में होता है, दो फेज में होता है। पहला फेज कहलाता है लाइट रिएक्शन, दूसरा फेज कहलाता है डार्क रिएक्शन। और आप जानते हैं लाइट रिएक्शन का जो साइट है वो होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और डार्क रिएक्शन का जो साइट है वो होता है स्ट्रोमा। गॉट इट? तो इस क्लोरोप्लास्ट में भी जगह निश्चित है जहां पे फोटोसिंथेसिस का कार्यक्रम चलेगा। तो पहला कार्यक्रम है लाइट रिएक्शन और ये कार्यक्रम चलता है थाइलाकॉइड के इस मेम्ब्रेन वाले पोर्शन में। ये जगह है। एक और जगह है जहां होता है, वो है ये स्ट्रोमा लैमिला। तो आपको ये 10th का नॉलेज था। 11th के नॉलेज में लाइट रिएक्शन के लिए एक और जगह आएगा, वो होगा स्ट्रोमा लैमिली, LLAE, प्लूरल कर दिए। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स एंड स्ट्रोमा लैमिली, ये वो जगह है जहां लाइट रिएक्शन चलेगा और डार्क रिएक्शन का साइट वो है स्ट्रोमा। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए।